नमस्कार दोस्तों, कभी ना कभी आपने एफएनएसी यानी सुई की जांच के बारे में सुना होगा और एफएनएसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेनू सिंह। मैम, आपका शो में स्वागत है। नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रेनू सिंह है। मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से की। उसके बाद मैंने फिर अपने एमडी पैथोलॉजी में किया लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, दिल्ली से। उसके बाद फिर मैंने सीनियर रेजिडेंसी की है एम्स पासपुर से, और अभी मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। यानी कि डॉक्टर रेनू सिंह जो है वो एमडी पैथोलॉजिस्ट हैं, मैम पैथोलॉजी डॉक्टर हैं और मैम डायग्नोस्टिक सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व हैं। आगे बढ़ने से पहले मैम हम चाहेंगे जानना आपसे कि एफएनएसी होता क्या है। सर, एफएनएसी यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जो आम जो पेशेंट्स होते हैं वो जनरली उसको सुई की जांच के नाम से जानते हैं। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो मिनिमली इन्वेजिव, कॉस्ट इफेक्टिव और रैपिड टेस्ट है। तो मैम ये एफएनएसी का टेस्ट करते कब है? जनरली जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको बॉडी में, शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की कोई गांठ होती है या कोई सूजन है, तो उस केस में पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो उसमें हम एक सुई डाल के वहां से कुछ सेल्स को रिट्रैक्ट करते हैं और उस पे स्लाइड पे स्प्रेड करके फिर उसकी हम स्टेनिंग के बाद टेस्टिंग करते हैं ऑन माइक्रोस्कोप। यानी कि एफएनएसी एक तरह का टेस्ट है, अगर बॉडी में कोई नई गांठ आ गई है तो चेक करने के लिए की। जी। तो मैम किन केसेस के अंदर एफएनएसी टेस्ट किया जाता है? देखिए, शरीर में किसी भी तरह की गांठ हो सकती है। इधर इट कुड बी इन्फेक्टिव, कि कोई पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर कोई कैंसर की गांठ भी हो सकती है, या कोई उसको प्राइमरी कहीं कैंसर हो और कहीं मेटास्टाइज करके, जैसे लाइक सर्वाइकल लिम्फ नोड फैल गया हो, उस तरह से हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको कोई नई गांठ बॉडी में आई है, डॉक्टर ने देखा है और चेक करने के बाद आपके पास एफएनएसी के लिए भेजा, तो एफएनएसी करने का जो प्रोसीजर है वो क्या रहता है मैम? देखिए, जनरली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ओपीडी से डॉक्टर्स भेजते हैं, जैसे ईएनटी सर्जन्स हो गए, जनरल सर्जन्स हो गए, मेडिसिन से भी आते हैं पेशेंट्स। तो हमारे पास जब ओपीडी में आते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री पूछते हैं कि जो स्वेलिंग है उसका ऑनसेट क्या है, प्रोग्रेस कितना किया, एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछते हैं, कोई पास हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट को, सिमिलर कंप्लेंट्स कोई ऐसे फैमिली में तो नहीं रही। ये सब के बाद हम फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस चेक करते हैं कि अगर उसका कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ है नहीं हुआ है, कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद फिर हम पेशेंट से कंसेंट लेते हैं। कंसेंट लेने के बाद हम पेशेंट को या तो हम देखते हैं कि साइट ऑफ स्वेलिंग क्या है। अगर जैसे थायराइड स्वेलिंग है, जनरली हम उसको काउच पे पेशेंट को लेटा के लाई डाउन, नेक के नीचे एक कॉटन रोल रख के नेक को एक्सटेंड करके फिर हम उसका एफएनएसी करते हैं। अदरवाइज मोस्टली स्वेलिंग में हम प्रेफर करते हैं कि हम उसको टेबल पे बिठाए और बिठा के आराम से भी करते हैं। ये तो मैम आपने बताया कि आप एफएनएसी करने से पहले टेस्ट क्या करते हैं मैम? जो आप सुई का जांच है वो है क्या प्रोसीजर में? जनरली जो जांच है हमारी, उसके लिए हमें 20 सीसी और या 10 सीसी की सिरिंज लेते हैं। एक निडल चाहिए होती है, फिर हमें थोड़ा कॉटन और स्प्रिट चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम एसेप्टिक प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट की जो साइट ऑफ स्वेलिंग है वहाँ को क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद हम वहाँ पर 20 सीसी की सिरिंज लेके विद निडल उसमें साइट को फिक्स करके प्रॉपर अपने फिंगर से फिर उस पर हम निडलिंग करते हैं थ्रू आउट डायरेक्शन। उसके बाद वहाँ से हम सेल्स को रिट्रैक्ट करते हैं और उसको हम डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं, उन पे स्लाइड्स पे हम स्प्रेड करते हैं, मटेरियल डाल के फिर स्प्रेड किया जाता है। और फिर उनको कुछ स्लाइड्स को ड्राई रखते हैं, एयर ड्राई, कि कुछ स्लाइड्स को हम प्रॉपरली क्या कहते हैं उसमें कंटेनर में डाल देते हैं। मैम, ये सारा प्रोसीजर करने में टाइम कितना लगता है? इट टेक्स हार्डली 5 to 10 मिनट्स। डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट को मल्टीपल स्वेलिंग्स है बॉडी में तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर पेशेंट को सिर्फ सिंगल स्वेलिंग है तो इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स। तो मैम, जो आप ये एफएनएसी करते हैं ये ऐसे ही कर देते हैं, कभी मशीन वगैरह सीटी यूएसजी कुछ करके भी करना होता है? जनरली जो थायराइड स्वेलिंग होती है हम उसमें प्रेफर करते हैं कि अगर पेशेंट अल्ट्रासाउंड करा के आता है पहले तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है देखने के लिए। अदरवाइज हम जनरली मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास ऐसे ही आते हैं कि वो विदाउट इन्वेस्टिगेशन आते हैं, यानी कि ब्लाइंड या यूएसजी गाइड कर लेते हैं। हाँ, ब्लाइंड भी कर सकते हैं। मैम, एफएनएसी जो बताया आपने कि आप जो स्वेलिंग है उसको फिक्स करके उसमें नीडल से मतलब सैंपल लेते होते हैं। मैम, पेन कुछ होता है क्या इसके अंदर? हाँ, इट्स अ मिनिमली इन्वेजिव। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हम जैसे जितना हम ब्लड टेस्ट में लेते हैं उसी तरीके का पेन होता है कि छोटी सी मिनिमल 26 गोज की हम निडल यूज करते हैं, तो उससे जितना पेन होता है उतना ही होता है जितना ब्लड सैंपल लेने के लिए। बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है इसमें। मैम, एफएनएसी प्रोसीजर्स के कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हो?
कॉम्प्लिकेशंस एज सच तो कुछ होता नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक कोई ऐसा पेशेंट देखा नहीं है कि किसी को कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुआ हो। बट कभी-कभी पेशेंट कंप्लेन करता है मिनिमल पेन की, जो शाम तक उसका इवनिंग में, अगर मॉर्निंग में नहीं किया तो इवनिंग तक सबसाइड कर जाता है। और कभी-कभी पेशेंट इतना पैनिक में होता है कि वो खुद ही फेंट हो जाता है। तो उस केस में हम पेशेंट को अपने वेसोवेगल रिएक्शन हाँ, थोड़ा वेसोवेगल रिएक्शन हो जाती है, तो हम उसमें पेशेंट को अपने ओपीडी में ही रिलैक्स कराते हैं। जब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, उसके बाद हम पेशेंट को फिर डिस्चार्ज। घबराहट सी हो जाता है वो। हाँ, वो बेसिकली उसको कुछ होता नहीं है। समटाइम्स पेशेंट गेट पैनिक। कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है साइड से? ब्लीडिंग होती है, मिनिमल ब्लीडिंग होती है जो 2-3 मिनट्स या 5 मिनट्स मैक्सिमम में वो हो जाती है, सबसाइड कर जाती है। यानी कि बहुत आप बहुत टाइम से एफएनएससी कर रहे हैं, कोई बहुत कॉमन मिथ्स मिसबिलीफ आपने देखे हो जो पेशेंट्स को रहता हो एफएनएससी को के रिलेटेड में? जो जनरली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन हमारे पास होता है वो यही होता है कि मैम ये टेस्ट करने के बाद मेरी गांठ बढ़ तो नहीं जाएगी? तो ऐसा होता नहीं है कभी भी कि कोई गांठ अगर हमने कुछ सुई डाली और वो गांठ बढ़ गई हो। बल्कि उल्टा ही होता है कि अगर कोई सिस्टिक स्वेलिंग है या कोई एब्सेस कलेक्शन है, तो जब हम एस्पिरेट करते हैं तो वो स्वेलिंग पूरी सबसाइड कर जाती है। तो एज़ सच एक ये थोड़ा मिथ है लोगों में। दूसरा है कि ये बोलते हैं कि एफएनएसी जो है सिर्फ कैंसर की जांच के लिए ही है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है, लाइक किसी को, जैसे टीबी इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया ऑफ एनी सर्वाइकल लिम्फ नोड, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में भी हम क्या कहते हैं, मतलब करते हैं एफएनएसी। मैम जैसे एफएनएससी करने के बाद कितने % केसेस में डायग्नोसिस श्योर बन जाता है मैम? देखिए, मोर देन 90% केसेस में हम एफएनएसी के बेसिस पे डायग्नोसिस बना लेते हैं। बट कुछ केसेस होते हैं, कुछ केसेस में क्या कहते हैं, डिलेमा में रहते हैं कि मतलब डायग्नोसिस ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है या बिनाइन भी हो सकता है। उस केसेस में इधर वी गो फॉर द रिपीट एफएनएसी और वी कैन गो फॉर द बायोप्सी। यानी ये पूरी गांठ निकाल देंगे? हाँ, मतलब आजकल तो हम कोर्नियल बायोप्सीज भी कर लेते हैं, एक्सीजन बायोप्सी भी कर सकते हैं, बट कोर्नियल बायोप्सी आजकल करने लगे हैं ज़्यादा। मैम जैसे आप एफएनएससी करते हैं और जो एफएनएससी करने के बाद जो सैंपल निकल के आता है उसको आप किन-किन टेस्टों के लिए भेजते होते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद ही हम पेशेंट को सस्पेक्ट करते हैं कि इसको डायग्नोसिस क्या है। सपोज़ पेशेंट को अगर मान लो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि टीबी है, तो टीबी के केसेस में हम जनरली करते क्या है कि हम एक सैंपल, हम एफएनएसी तो कर लिया, उसके बाद हम एक अलग से सैंपल ले लेते हैं, साथ में कि पेशेंट को दोबारा से आके वो टेस्ट कराना ना पड़े, और उससे हम अपनी कन्फर्म कर लेते हैं कि डायग्नोसिस टीबी तो नहीं है, वो रूल आउट हो जाता है अगर कोई भी ग्रैनुलोमेटस कोज़ होता है तो। तो इससे एक तो पेशेंट को दोबारा से डिस्कम्फर्ट नहीं होता करने का, और फिर उसका टाइम भी सेव हो जाता है। दूसरा जो केस होता है, दूसरा ये होता है कि अगर मान लो मैलिग्नेंट कंडीशन है, जैसे सपोज करो पेशेंट को लिम्फोमा है, तो उस केसेस में क्या होता है लिम्फोमा में कि अगर हम उसका एक अलग से सैंपल ले लेते हैं नॉर्मल सलाइन में, और फिर उसको हम, अगर मान लो पेशेंट को लिम्फोमा है या ल्यूकेमिया है, जैसे बर्केट लिम्फोमा है, चीक स्वेलिंग है, उस केसेस में हम उसका फ्लो साइटोमेट्री लगवा सकते हैं। फ्लो साइटोमेट्री, और अगर पेशेंट को कोई कार्सिनोमा है, रिकरेंट है, किसी को प्राइमरी मतलब प्राइमरी कहीं ट्यूमर है और उसको मेटास्टैटिस हो गया, नेक लिम्फ नोड्स आ गए, उस केसेस में भी हम एक सेल ब्लॉक टेक्निक होती है, उसमें एक सैंपल लेते हैं और सेल ब्लॉक प्रोसेसिंग के थ्रू फिर हम उस पे आईएससी लगवा सकते हैं। यानी कि ये डिपेंड करेगा कि हमने एफएनएससी किया क्यों है और उसके हिसाब से हो सकता है कि मल्टीपल टेस्ट किए जाए। जी। तो आज हमने बात की जाना कि एफएनएससी एक सिंपल टेस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, दर्द कम होता है और काफी केसेस में डायग्नोसिस बन जाता है। मैम खत्म करने से पहले आपकी तरफ से व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज हो तो मैम? मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर पेशेंट को, अगर किसी को भी कहीं भी पूरी बॉडी में कहीं भी कोई स्वेलिंग है और अगर वो एसिम्प्टोमेटिक भी है, अगर पेशेंट को कोई सिम्पटम्स भी नहीं है, उस केसेस में भी एक बार अपने डॉक्टर के पास जाएँ और ये टेस्ट ज़रूर करवाएँ। बहुत महँगा टेस्ट नहीं है और बहुत जल्दी इसकी डायग्नोसिस, बहुत जल्दी ये टेस्ट हो जाता है और उसकी जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो जल्दी जाती है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपको जो गांठ है वो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि वो गांठ कैसी है, कहीं ये कैंसर की गांठ तो नहीं है या कोई और गांठ तो नहीं है, कोई इन्फेक्टिव कोज तो नहीं है। तो उससे आपका फर्दर मैनेजमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका डायग्नोसिस टाइमली होगा और आपका फर्दर ट्रीटमेंट भी जल्दी होगा। तो यानी कि दोस्तों अगर आपके शरीर में कोई भी ऐसी गांठ है जो कि काफी टाइम से है और पता नहीं लग पा रहा क्यों है, ऐसी गांठ के लिए आप एफएनएससी टेस्ट कराएं। एफएनएससी टेस्ट को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आपका सवाल छोड़ दें, डॉक्टर रेणु सिंह आप तक जरूर पहुंचेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू मैम। नमस्कार।